नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। क्या मोदी सरकार अल्पसंख्यकों की अनदेखी कर रही है? क्या बीजेपी के राज में अल्पसंख्यक देश में असुरक्षित हैं? दिल्ली में जमीयत के मंच पर एकजुट हुई राजनीतिक पार्टियों का तो कम से कम यही मानना है। तमाम बीजेपी विरोधी सियासी दलों ने इस मंच से मोदी सरकार और आरएसएस को जमकर कोसा। देश को यह बताने की कोशिश की कि देश में हालात कितने खराब हैं। सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा है? क्या मुसलमानों की अनदेखी बीजेपी की चुनावी रणनीति है? करेंगे ऐसे ही सवालों पर मेहमानों से बड़ी चर्चा, लेकिन पहले देखिए आज हुआ क्या। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे बड़ी बहस मोदी के खिलाफ मुस्लिम सियासत। मस्जिदों को खाया जा रहा है, क्रिश्चियनों की इबादत गाहों को आग लगाई जा रही है, मुसलमानों के घर वापसी का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तो हम ऐसे आईएसआईएस वादी जैसी संगठनें उनका ही विरोध करते हैं जितना हम आरएसएस का करते हैं। ज्यादा भी मजहब की लड़ाई नहीं है। आज पूरे दुनिया में और हिंदुस्तान में ऐसा प्रोत्साहित किया जा रहा है कि हमारा लिबास, हमारा जुबान, हमारा तरीका इबादत, हमारा चेहरा देख करके कहा जाता है कि ये हमारे जैसा नहीं है। शनिवार को दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद की कॉन्फ्रेंस में नेताओं, धर्मगुरुओं का निशाना एक ही था, मोदी सरकार। हर भाषण में केंद्र की नीतियों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। सिर्फ केंद्र ही नहीं, आरएसएस को भी कटघरे में खड़ा किया गया। मंच पर जमा हुए मुसलमान, सिख, ईसाई और दलित समुदाय के नेताओं का कहना था कि मोदी सरकार 2 साल में अल्पसंख्यकों का दिल नहीं जीत पाई। अखलाक से लेकर जेएनयू के छात्र उम्र तक के मामलों पर चर्चा हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया पर सरकार के रुख को लेकर उसकी कड़ी आलोचना हुई। इस सम्मेलन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लेफ्ट और आम आदमी पार्टी के नेता शामिल हुए। सोनिया नहीं आई तो गुलाम नबी आजाद ने उनका लिखित भाषण पढ़ा। कांग्रेस पार्टी एक छद्म युद्ध लड़ रही है और कभी किसी के पीछे जाके कभी किसी के पीछे के एक छद्म युद्ध सरकार के साथ लड़ रही है। वास्तविकता क्या है कि जब से ये लोग हारे हैं, ये लोग हताशा में हैं और ये लोग किसी ना किसी के कभी दादरी के बहाने, कभी बल्लभगढ़ के बहाने, कभी जमायत उलेमा हिंद के बहाने पीछे से हमला करते थे। सामने लड़ने की हिम्मत नहीं है। इस सियासत के बीच मीडिया में आई एक आरटीआई ने भी केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। पुष्प शर्मा नाम के एक शख्स का दावा है कि केंद्र के आयुष मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में कहा कि केंद्र की नीतियों के हिसाब से वर्ल्ड योगा डे के लिए एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को शॉर्ट टर्म योगा टीचर और ट्रेनर के तौर पर न तो चुना गया और न ही विदेश भेजा गया। मंत्रालय ने माना कि वर्ल्ड योगा डे के लिए विदेश में शॉर्ट टर्म ट्रेनर के लिए 711 मुस्लिम उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन किसी को नहीं बुलाया गया। मगर इसी के साथ उन्होंने एक नई आरटीआई को दिखाते हुए पुष्प शर्मा की आरटीआई को फर्जी बताया। लेकिन सवाल वही है कि आखिर 711 आवेदन में से सरकार को योगा डे के लिए एक भी मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं मिला? इन तमाम विवाद और सियासत के बीच हम तो पूछेंगे, क्या चुनावी फायदे के लिए बीजेपी मुसलमानों की अनदेखी कर रही है? हम तो पूछेंगे में सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस पर अगर आप टिप्पणी करेंगे तो आपके कमेंट्स को भी हम शो में लगातार दिखाते रहेंगे। सवाल, क्या चुनावी फायदे के लिए बीजेपी मुसलमानों की अनदेखी कर रही है? हां के लिए टाइप कीजिए HTP_Y, नहीं के लिए HTP_N। अपनी राय हमें 51818 पर SMS कीजिए। #HTP और #मुस्लिम सियासत, इनके जरिए भी ट्विटर पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक पर IBN खबर के पेज पर #HTP लगाकर अपनी राय आप रख सकते हैं। आपकी शो में हम राय लगातार दिखाते रहेंगे। आइए अब चलते हैं हमारे खास मेहमानों के पास। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल, जमीयत उलेमाए हिंद के सचिव अब्दुल हमीद नोमानी साहब यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं। जेएनयू देशद्रोह केस में गिरफ्तार हुए उमर खालिद के पिता SQR इलियास इस वक्त हमारे साथ हैं। इलियास साहब वैसे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं और हमारे साथ हैं आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा जी। सबसे पहले मैं आ रहा हूं आपके पास में SQR इलियास साहब, और सभी मेहमानों को बता दूं 45 सेकंड के लिए हम पहले आपके पास आ रहे हैं। बीच में कोई बोलेगा नहीं, ये पूरे 45 सेकंड आपके हैं और उसके बाद ही हम अगले सवाल पर जाएंगे। उसके बाद हम
डिबेट को ओपन करेंगे जब सारे मेहमान बोल चुके होंगे। पहला सवाल एसक्यूआर इलियास साहब, क्या वास्तव में आपको लगता है कि देश में मुसलमानों को अलग थलग करने की कोई साजिश रची जा रही है और वो भी सरकार रच रही है, या आज जैसा सेमिनार में हुआ और उसके बाद बीजेपी के कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं कि आप सब लोगों का इस्तेमाल वास्तव में किया जा रहा है राजनीति के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ राज्यों के चुनाव होने वाले हैं जिसमें मुसलमान वोट महत्वपूर्ण होगा। आपका समय शुरू होता है अब एसक्यूआर इलियास साहब। देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि ये सरकार सबका साथ सबका विकास के वादे से आई थी, लेकिन सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर इसने अपना चोला बदल लिया और अपना असल मखौटा जो है वो लोगों के सामने पेश किया है। देखिए, आज अगर बड़े पैमाने पर हमारे देश के अंदर बुद्धिजीवी लोग, यहाँ के लेखक, यहाँ के साहित्यकार, यहाँ के कवि, यहाँ के शायर, यहाँ के कलाकार अगर अपना अवार्ड वापस कर रहे हैं तो इसका मतलब तो कुछ है ना। इसका मतलब ये है कि लोग इस देश में जो है वो इंटॉलरेंस का माहौल पैदा हो गया है। हम ये देखते हैं कि कभी गाय के गोश्त के नाम पर, कभी लव जहाद के नाम पर, कभी घर वापसी के नाम पर एक लगातार जो है हमले हो रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि देश बीजेपी के मंत्री हो या बीजेपी के विधायक हो या बीजेपी के नेता हो, सब जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आपके 45 सेकंड पूरे हुए, आगे मैं आपके पास लौटूंगा। शाहनवाज हुसैन साहब आपके पास आऊंगा और पहले आपका ध्यान चाहूंगा मौलाना अरशद मदनी ने जो आज बात कही जमीयत उलेमा हिंद के मंच से कि देश के बहुसंख्यक शांति चाहते हैं, सरकार के चुनिंदा सांसद हैं जो आग उगल रहे हैं और सरकार है कि मुंह में बताशा डाल के बैठी हुई है। शाहनवाज साहब। देखिए, हमें अरशद मदनी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने खुलेआम कांग्रेस का साथ दिया था, इसलिए हमारी सरकार से उनके मन में हसद होना लाजिम है। इसमें कभी न्यूट्रल नहीं रहे, ईमानदाराना उनकी सियासत नहीं रही है। वो कांग्रेस के साथ थे, उनको कांग्रेस का साथ और कांग्रेस का विकास दिखता था। हम सबका साथ सबके विकास में यकीन रखते हैं। हमारी सरकार के बारे में लोग डराते थे कि बीजेपी आएगी तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। आज हम कह सकते हैं पूरे मुल्क में अमन आमान है, सब लोग मिलकर रह रहे हैं, तरक्की हो रही है, कहीं कोई फसाद नहीं है। बयानबाजी किन्हीं की भी हो, भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल लाइन है कि हम सबका साथ सबके विकास में यकीन। शाहनवाज साहब, आपके 45 सेकंड पूरे हुए। मीम अफजल साहब, आपसे एक बात जानना चाहूंगा। आज सोनिया गांधी इस कार्यक्रम में नहीं आई और गुलाम नबी आजाद साहब आए। बाद में उन्होंने एक बात कही और उनका एग्जैक्ट कोट यह है कि हम आईएस की भी आलोचना करते हैं और हम आरएसएस की भी आलोचना करते हैं। क्या ये कंपैरिजन सही है? देखिए, एक बात पूरी मैं वहाँ मौजूद था जी, मैंने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और 5-6 पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग वहाँ मौजूद थे। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आज इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आज आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी या शाहनवाज साहब ये क्यों समझ रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ था वो? अगर ख़िलाफ़ था तो बुनियादी सवाल ये है कि आपके ख़िलाफ़ क्यों हैं? सारे लोग आपके ख़िलाफ़ क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप सत्ता में आ गए? जमीयत उलमा तो आपकी मुखालफत पिछले आज़ादी के बाद से लगातार कर रही है। आज कौन सी नई बात हो गई इसके अंदर? और जो आपने कहा कि जमीयत उलमा जो है वो कांग्रेस के साथ रही है, इसी जमीयत उलमा ने कांग्रेस के खिलाफ जो है बाकायदा एक आंदोलन भी छेड़ा। आपके 45 सेकंड पूरे हुए, आगे आपके पास लौटूंगा। जमीयत उलेमा हिंद के सचिव अब्दुल हमीद नोमानी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं। नोमानी जी, एक बात बताइए कि आपने सारे राजनीतिक दलों को बुलाया, बीजेपी को आपने नहीं बुलाया, क्या कारण है? आपने ये न्योता दिया नहीं या उन्होंने मंजूर नहीं किया? देखिए, जनसंघ से, आरएसएस से, बीजेपी से हमारा जो वैचारिक मतभेद जो है पहले भी था और आज भी है, लेकिन यह है कि जहां हम देखते हैं कि दोनों जो है वो एक साथ हो सकते हैं। हमने अटल बिहारी वाजपेयी को जो है अपने प्रोग्राम में बुलाया, सुदर्शन तक को हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया, लेकिन जहां हम देखेंगे कि जो है चलने भर जो है सहमति हो गई है तो हम जो है नरेंद्र मोदी को भी बुलाएंगे। लेकिन आज की तारीख में जो लाइन है और जो पूरे देश में हो रहा है, जो अनंत कुमार जो कर्नाटक के हैं जो वो कह रहे हैं, और जो खटेरिया जो कह रहे हैं, साक्षी महाराज जो बोल रहे हैं, और जो आदित्यनाथ योगी जो कह रहे हैं, ये मैं जानता हूं कि संघ के और बीजेपी के जो है बहुसंख्यक नेता जो हैं और जो नेतृत्व जो है ये जो है वो खुल के जो है वो सहमति नहीं प्रकट कर रही उन लोगों के साथ। लेकिन ये है, ठीक है, आपके 45 सेकंड पूरे हुए, आपके पास आगे आऊंगा। राकेश सिन्हा जी,
ये बताइए कि जैसा कि आज कहा गया, सबका साथ सबका विकास इसका वादा था, लेकिन चूंकि इस वादे पे अमल नहीं किया जा रहा है, इसीलिए धीरे धीरे अल्पसंख्यक भी नाराज हो रहे हैं और साथ ही साथ दलित और ईसाई भी नाराज हैं। ये बात आज जमीयत उलेमाए हिंद के मंच से कही गई। देखिए, नाराज कोई नहीं है। नाराज वो लोग हैं जो सत्ता की राजनीति और वोट की राजनीति, जिनको प्रश्रयवादी राजनीति की आदत थी कि सत्ता उनको परोसकर राजनीति में शामिल करे। एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज के सम्मेलन से साबित हो गया कि कांग्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय अलायंस बना रही है आरएसएस और नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उस अलायंस का जो लेटेस्ट पार्टनर है वो है आईएसआईएस। आईएसआईएस की आरएसएस से तुलना करना आरएसएस को गाली देना नहीं है। यह आईएसआईएस की वैधानिकता, उसके प्रति आदर का भाव बढ़ाना है और उन युवाओं को इसके प्रति आकर्षित करना है जिनके बारे में बड़े लोग, इस देश के सभी लोग आगाह कर रहे हैं कि इसके पास मत जाओ। जब आरएसएस से आप तुलना करते हैं तो उन मुसलमानों को जो आकर्षित हो रहे थे उन्हें आप आमंत्रित कर रहे हैं, आइए आईएसए में शामिल कीजिए। सभी मेहमानों के 45 सेकंड पूरे हुए, बजर राउंड समाप्त होता है और अब मैं ये डिबेट ओपन कर रहा हूं सबके लिए। मीम अफजल साहब, मेरे ख्याल से आप जवाब देना चाहेंगे राकेश सिन्हा जी का। वो कह रहे हैं कि आईएसआईएस को कांग्रेस रिस्पेक्टेबिलिटी दे रही है। राकेश सिन्हा जी आरएसएस के विचारक हैं और बहुत खूबी के साथ बातों को घुमाने का उनको फन आता है। उनकी पूरी गुफ्तगू सुन लीजिए आप कभी भी, उनकी जो लाइन होती है वो एक ही होती है और वो होती है अक़लियतों की मुखालफत और इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी भी अंदाज से अपनी बात करना। मैं उनको बता दूं, गलतफहमी आपकी दूर कर दूं। गुलाम नबी साहब ने क्या कहा था, मैं वहाँ मौजूद था, कई चैनल्स उसको चला रहे हैं और सोनिया जी को भी उसमें जोड़ रहे हैं। सोनिया जी का एक ख़त पूरा मेरे पास है, आप कहेंगे तो पढ़ के सुना दूंगा। इसके अंदर कहीं आईएसआईएस और आरएसएस की तुलना नहीं की गई। गुलाम नबी साहब ने इतना कहा था कि आरएसएस चाहता है हिंदू राष्ट्र और आईएसआईएस चाहता है मुस्लिम राष्ट्र, और दोनों ही ये समझते हैं कि सारी दुनिया को हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से चलना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों ही गलत हैं। उन्होंने तुलना किस तरह से की थी, आपकी समझ में आ गई होगी। आप घुमा रहे हैं डिबेट में इतना लंबा टाइम नहीं होता। जी जी जी, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं घुमा रहा हूँ, मैं घुमा रहा हूँ नहीं तो आप दिखाइए। आप घुमा रहे हैं। मैं आईबीएन 7 से कहूंगा कि आजाद साहब की क्लिपिंग दिखाइए। आप मेरी बात सुनिए, आप क्लिपिंग दिखाइए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं मेरे सवाल का जवाब आईबीएन 7 से कहूंगा क्लिपिंग दिखाएं। और आप जो इल्जाम लगा रहे हैं बिल्कुल झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हो पूरे देश को। एक सवाल खड़ा कर रहा हूं, आप पूरे देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और मैं ये नहीं होने दूंगा। आप 2-3 चैनल पर मुसलसल 2-3 चैनल पर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हकदार बन रही है। मैं आपको गुमराह नहीं करने दूंगा। के लिए राकेश सिन्हा जी, आप बहुत होशियार आदमी हैं, लेकिन इतने होशियार नहीं है कि हम आपकी होशियारी ना समझ सके। प्रेम पत्र इस देश को तोड़ने का प्रेम पत्र है। सोनिया गांधी का सवाल बात उठाइएगा। पहले आप उर्दू में झूठ बोलते हैं, हिंदी आप सोनिया गांधी के नाम पर पब्लिसिटी लूटने का काम करते हो। सोनिया जी संस्कृत पढ़ लीजिए। सोनिया गांधी के नाम पर पब्लिसिटी लूटने का काम करते हैं। ये ईसाई मुस्लिम गठबंधन नहीं चलेगा। सिन्हा जी, आरएसएस में आपका तख्त बड़ा हो जाएगा। अगर आप सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को गाली दोगे, आपकी औकात इससे ज्यादा है ही नहीं। आपकी औकात इससे ज्यादा है ही नहीं। चली जाएगी। आपकी औकात सिर्फ इतनी है कि आप सोनिया गांधी को गाली देंगे तो आपके नंबर आपकी पार्टी में कुछ बढ़ जाएंगे। आधार होता था, आप झूठ बोलते हो। ये सोनिया गांधी क्या कर रही है? गोबल्स की तरह की पार्टी है और आप उसके पहले तो शारीरिक रूप से बीमार थी और मानसिक रूप से बीमार एक नंबर के झूठे आदमी हैं। मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। बिल्कुल। एक मिनट मैं आपको दोनों थोड़ा रोक रहा हूँ, सोनिया बहस भटक जाएगी। आप दोनों को थोड़ा रोक रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको समय दिया दोनों को, आप दोनों अपनी बात रख चुके हैं। मीम अफजल साहब, राकेश जी, थोड़ा दोनों रुकिएगा। नोमानी साहब, मैं आपसे स्पेसिफिक्स चाहता हूँ, क्यों आपको लगता है कि ये सरकार मुसलमानों की विरोधी है? 1, 2, 3 बुलेट पॉइंट्स बताइए। देखिए, अलीगढ़ वाले मुद्दे में आप देखिए और जामिया के मुद्दे में देखिए, मदरसों के बारे में जो गुलाब चंद कटारिया ने जो ये कहा है, और अब जो है अनंत कुमार ने और जो खटेरिया ने जो बयान दिया है, और जो है वो इन लोगों सबको आप देखिए। एक मिनट, क्या मैं ये सही समझ रहा हूं कि सबसे ज्यादा गुस्सा आपका इस बात पर है कि सांसद वाकई एक एक करके बार बार ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे फिजा बिगड़ती है? जी जी। अगर ये रुक जाए जी तो आपको लगता है कि देश की फिजा बेहतर हो सकती है? हाँ,
बिल्कुल जो बेहतर हो सकती है, 50% जो है वो जो है माहौल वातावरण तो जो ठीक हो सकता है। ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं और जो है वो लग रहा है कि रुक नहीं रहे हैं ये, और मुसलसल जो है ये कोई न कोई आदमी इस तरह की बातें कर रहा है कि इस्लाम को खत्म कर दो और ये आखिरी शाहनवाज साहब पहले सवाल पूछना चाह रहे राकेश जी बोले। कर्नाटक में जो कुछ हुआ नोमानी साहब एक मिनट सवाल मेरा एक सवाल है कि अरशद मदनी जो कि लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, कांग्रेस के समर्थन से 5 बार राज्यसभा में जा चुके हैं। मौलाना हाफिजुर रहमान जो जमात उलमा के पूर्व महामंत्री हैं वो 3 बार जा चुके, चलिए 3 बार नहीं 2 बार ही जा चुके हैं। मौलाना हफीज उर रहमान जमात उलमा के पूर्व महामंत्री हैं, कांग्रेस के टिकट से लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। तो कांग्रेस के तो आप पिट्ठू हैं ही। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आपने अपने मंच का उपयोग सौहार्द बढ़ाने के लिए किया या ISIS के लिए गेट ऑफ इंडिया तैयार करने के लिए किया? आपने गेटवे ऑफ इंडिया फॉर ISIS तैयार किया आपके जलसे से, और आप दोषी हैं। नहीं, ये जो है बिल्कुल गलत बात है। हमारे प्रस्ताव में ये घोषणा पत्र में वो जो है वो हिस्सा नहीं बना है, वो हिस्सा नहीं बना है, समर्थक हैं वो हिस्सा नहीं बना है। अरे आप निंदा कीजिए, आप निंदा कीजिए। मुझे ये भी बता दूं, आपको जमीयत का इतिहास मालूम होना चाहिए। जितने लोग जो है राज्यसभा में गए, जमीयत की तरफ से कोई प्रतिनिधि बन के नहीं गया है, व्यक्तिगत रूप में जो है वो जो है सियासी पार्टियों के सदस्य बन के गए सम्मेलन कर दिया। एक मिनट रुकिए जमीयत का कोई प्रतिनिधि बन के राज्यसभा में नहीं गया है, ये आपको इतिहास मालूम होना चाहिए। 1948 में ये क्लियर कर दिया था जमीयत में, जमीयत का जो है कोई भी जो है उसके प्रतिनिधि के रूप में किसी सियासी पार्टी में नहीं जाएगा। ये एक मिनट आपको दोनों को रोक रहा हूं और मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाना चाहता हूं, लेकिन बहुत जल्दी से मीम अफजल साहब कह रहे थे गुलाम नबी आजाद जी की वो बाइट सुनना चाह रहे थे। हम सुना रहे हैं कि ISIS और RSS को किस तरह वो कंपेयर कर रहे थे, सुन लीजिए। हम ऐसे ISIS वाली जैसी संगठनें उनका भी उतना ही विरोध करते हैं जितना हम RSS का करते हैं। ज्यादा ये मजहब की लड़ाई नहीं है। ठीक है, तो साफ साफ आपने सुना कि क्या कह रहे थे मीम अफजल साहब, इसमें आप क्या कह रहे हैं? ये फेयर कंपैरिजन कैसे हो सकता है? एक तरफ गला रेत के मारा जा रहा है, इस तरह का कोई काम तो RSS नहीं करती है। देखिए, जो आइडियोलॉजी की बात है उन्होंने उसको तफसील के साथ बताया और कहा कि एक चाहते हैं कि इस्लामी निज़ाम कायम हो जाए पूरी दुनिया में, एक चाहते हैं कि सब लोग जो हैं वो हिंदू राष्ट्र बना दें। ये बात भी उन्होंने कही, वो नहीं दिखाया आपने। असल जो मामला है वो आइडियोलॉजी का है। नहीं आकाश जी, इतना साधारण मामला नहीं है। कांग्रेस सामूहिक रूप से मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है। ये दिवालियापन का लक्षण है। मीम अफजल साहब, बताइए मुझको, आपको मैं मानता था कि आप कांग्रेस के बौद्धिकों में से हैं। आज आप भी गुलाम नबी के बोल पे सवार हो गए। कोई RSS के खिलाफ बोल नहीं सकता है। आप उसको देशद्रोही बनाने का काम करोगे। एक मिनट आपके कहने से शाहनवाज हुसैन साहब, ये जो बार बार ISIS जैसी बातें आ रही हैं, इससे थोड़ा सा हम भटकते भी हैं, इसलिए मैं आपके पास एक सवाल के लिए आना चाहता हूं। अभी जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से नोमानी साहब ने साफ साफ कहा कि अगर रूलिंग गवर्नमेंट है उसके अंदर डिसिप्लिन रहे, अगर आग उगलने वाले सांसदों को आप रोक कर रखें तो इन्हें लगता है कि देश की फिजा बेहतर हो सकती है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? जिस तरह के बयान दिए जाते हैं, कई बार सुनने में आते होंगे, आपको भी अजीब लगता होगा कि आपकी पार्टी के लोग कैसी अजीब बातें कर रहे हैं? देखिए, मैं बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं और इस जिम्मेदारी के नाते मैं यहां पर बैठा हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बयान कोई भी देता है उस बयान का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने साफ तौर पे कहा कि हम सबका साथ सबके विकास में यकीन रखते हैं। दूसरी बात, हमारे लिए अगर मंच पर ये कहा जाता है कि हमारे नेता बयान देते हैं, अभी चुनाव होने वाले हैं असम में, बंगाल में, आप कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सलीम साहब को और कांग्रेस पार्टी के नेता को बुलाते हैं, बंगाल में उनका अलायंस भी होने जा रहा है। मुसलमानों के लिए कोई भी तंजीम, जमात उलमा हिंद का आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन आज़ादी के बाद उनका जुड़ाव पूरी तरह कांग्रेस आई से रहा है। और ऐसा नहीं है, इस वक्त बुलाकर आप संगठन स्तर पे नहीं रहा है, आपको मालूम नहीं है, यही दिक्कत है।
अरे आप ही बहुत बड़े बुद्धिमान है ना, आप ही को सब कुछ मालूम है। मैं उसका प्रवक्ता ज्यादा और मालूम हो गया। इतिहासकार हूं मैं जमीयत जी, उलमा जी, का, मैंने हाँ। 12 बुक से लिखी है। इतिहासकार कितने बड़े हैं वो सब इतिहास देखिए। जब हम बोले ना तो आप चुप रहिए और अपनी बात सुनिए ना, हमारी बात सुन लीजिए, अपनी बात का जब बीच में टोकिए मत। इतना जानकार है तो बीच में टोका नहीं जाता, ये भी तो मालूम होना चाहिए। ये टीवी मैंने बोला क्या जब आप बोल रहे थे तो पहले जमायतुल उलमा हिंद जी, जमायतुल उलमा हिंद के लोग कांग्रेस से काफी नजदीकी इनकी रही है, और अगर ये कहें कि नहीं रही है, अलग ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो अलग बात है, ये अपनी वजाहत दे सकते हैं। हमारा एक एतराज़ है इस पे, और मैं बहुत दुख के साथ ये एतराज़ करता हूं कि ISIS की पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए वो बर्बादी की वजह बना है। पूरे दुनिया के मुसलमान ISIS की हरकतों से परेशान हैं। आखिरी 20 सेकंड। उनके खिलाफ पूरे दुनिया के अरे साहब इतनी बातें हुई, मैं तो बीजेपी अभी चर्चा में आई। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि उनसे लड़िए, उनके खिलाफ बोलिए, लेकिन ISIS को आप RSS से जब तुलना कर देते हैं तो पूरे माहौल को बिगाड़ देते हैं। ये मत कीजिए खुदा के वास्ते। मैं आपसे कहता हूं कि आप जितनी गालियां देनी है भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को, RSS को दीजिए, लेकिन मुल्क से मोहब्बत करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम ISIS के साथ जोड़कर, जिसका नेहरू जी के टाइम में, शास्त्री जी के टाइम में, वो जिस पर 26 जनवरी का आपने परेड कराया। ठीक है, मैं आप सभी को रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, मेरे पास समय और नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और अब वक्त है जनता की राय का। हमारा सवाल था, क्या चुनावी फायदे के लिए बीजेपी मुसलमानों की अनदेखी कर रही है? बड़ी संख्या में जवाब मिले हैं। 40% दर्शक कह रहे हैं हां, 60% दर्शक कह रहे हैं नहीं। यही सवाल हमने ट्विटर पर भी पूछा। 20% दर्शकों का जवाब है हां और 80% दर्शकों का जवाब है नहीं। देश की राय आपके सामने है IBN पोल के जरिए, जो सामने आपको अभी हम दिखा रहे थे। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद न्यूज पॉजिटिव शो शाबाश इंडिया।